हाय दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी साल संग्रह का मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में पहला टॉपिक है भारत पर मुस्लिम आक्रमण। भारत पर मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो ये अरब के थे। वर्ष 711 में भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी किसके नेतृत्व में किया गया था? उबैदुल्ला। वर्ष 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर ठट्टा के समीप स्थित देवल बंदरगाह को अपने अधिकार में ले लिया था। सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय किस नगर पर प्राप्त किया? मुल्तान स्वर्ण नगरी पर। भारत में जजिया कर लगाने वाले प्रथम शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम। सिंध क्षेत्र में अरबों द्वारा किसका प्रचलन प्रारंभ किया गया था? ऊंट पालन तथा खजूर की खेती। अरबों के पश्चात भारत में किन विदेशी आक्रमणकारियों ने आगमन हुआ? तुर्कों का। तुर्की में गजनवी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अल्पतगीनी गजनी के द्वारा। भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? सुबुक्तगिनी गजनी के द्वारा। वर्ष 712 में भारत पर सर्वप्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम। 712 में सुबुक्तगिनी गजनी ने अपने आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत के किस हिंदू शाही शासक को पराजित किया था? तो जयपाल को। मोहम्मद गजनी के द्वारा वर्ष 1025 में सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण के दौरान गुजरात के शासक कौन थे? तो भीम प्रथम थे। मोहम्मद गजनी ने भारत पर 1000 से 1027 ईस्वी के मध्य 17 बार आक्रमण किया था। इसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य भारत की धन संपदा को लूटना था, न कि साम्राज्य की स्थापना करना। यहाँ सिर्फ धन के लिए आया था, न कि यहाँ पे शासन करने के लिए। मोहम्मद गजनी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार कौन थे? तो मोहम्मद गजनी के साथ अल-बिरूनी आए थे। अल-बिरूनी द्वारा किताब उल हिंद, उतवी द्वारा किताब उल यामिनी तथा फिरदौसी पूर्व का होमर द्वारा शाहनामा नामक पुस्तक की रचना की गई थी। अल-बिरूनी ने किताब उल हिंद का, उतवी ने किताब उल यामिनी का, फिरदौसी ने शाहनामा नामक पुस्तक की रचना की। मोहम्मद गजनी के पश्चात मोहम्मद गौरी द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण किया गया। वर्ष 1175 मुल्तान का था। मोहम्मद गौरी को 1178 में अनहिलवाड़ पाटन पर आक्रमण करने के दौरान किसके द्वारा पराजित किया गया? भीम द्वितीय मूल राजा। मोहम्मद गौरी को वर्ष 1178 में अनहिलवाड़ पाटन पर आक्रमण करने के दौरान
किसके द्वारा पराजित किया गया? तो भीम द्वितीय मूलराज। तराइन का प्रथम एवं द्वितीय युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ाई लड़ा गया, जिसमें प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में और मोहम्मद गोरी का पराजित हुआ था, और द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में, मोहम्मद गोरी का विजय हुआ था। मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? तो चंद्रवार का युद्ध 1194 में। मोहम्मद गोरी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुगल शासक के द्वारा बनाई गई थी? तो मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी एक मुस्लिम शासक था, लेकिन सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति बनाया था। बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का एक साधारण दास था। बख्तियार जो खिलजी था, मोहम्मद गौरी का एक साधारण दास था, जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की। इसने अपने आक्रमण के दौरान नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट किया। बख्तियार खिलजी ने ही था जो नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया। मोहम्मद गोरी के मृत्यु के पश्चात उसके साम्राज्य पर 3 गुलामों का नियंत्रण स्थापित किया गया। यालदौज, कुबाचा, कुतुबुद्दीन ऐबक। यालदौज, कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक, इन तीनों के द्वारा नियंत्रण स्थापित किया गया। भारत जनता के लिए हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों द्वारा किया गया था। भारतीय जनता के लिए हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों द्वारा किया गया था। अब आइए दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में पहला है गुलाम वंश, 11 शासक इसमें थे। दूसरा है खिलजी वंश, खिलजी वंश में 5 शासक थे। तीसरा है तुगलक वंश, इसमें 9 शासक थे। चौथा है सैयद वंश, इसमें 4 शासक थे। पांचवा है लोधी वंश, इसमें 3 शासक थे। लोधी वंश अंतिम वंश चला है। इलवारी वंश गुलाम वंश के शासक। पहले कुतुबी राजवंश चला। कुतुबी राजवंश में पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक। ये 1206 से 1210 ईस्वी तक रहे। उनके बाद उनका ही लड़का आराम शाह, जो 1210 में बना था, इनका राजधानी लाहौर था। उसके बाद इनका ही दामाद इल्तुतमिश आया, जो इनका गुलाम भी था और दामाद भी था। इल्तुतमिश की राजधानी दिल्ली थी। इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक यहाँ पे राज किए। उनके बाद इनका देहांत हो गया था। अब इनके देहांत के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह, इनका ही लड़का आया, जो 1236 में इनका राज सिंहासन हुआ। ये शामसी राजवंश से थे। अब इनसे राज नहीं संभाला गया। उनके बाद इनका ही इल्तुतमिश की लड़की रजिया सुल्तान आई, जो 1236 से 1239 तक यहाँ पे राज किया। 1236 से 39 तक यहाँ पे राज किए। उनके बाद उन्हीं का एक शासन में मोहम्मद मुइजुद्दीन बहराम शाह ने
1240 से 1242 तक यहाँ पे शासन किए। अब उनके बाद अलाउद्दीन मसूदा शाह 1242 से 46 तक यहाँ पे किए। उसके बाद आए नासिरुद्दीन महमूद आए 1236 से 1265 तक। अब 1265 तक के बाद इनकी राजवंश खत्म हो गया और फिर उसके बाद बलबनी राजवंश आया। बलबनी राजवंश में पहला शासक थे गयासुद्दीन बलबन जो थे 1265 से 1267 तक रहे, 87 तक रहे। उसके बाद मुइजुद्दीन कैतुवादी 1287 से 1290 ईस्वी तक रहे। उसके बाद शमसुद्दीन कैयूमर्स 1290 में आए। उसके बाद खिलजी राजवंश आया। खिलजी राजवंश में 5 शासक थे। पहला जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296 तक। उसके बाद आए अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक। उसके बाद शहाबुद्दीन उमर 1316 से 35 दिन। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी 1316 से 1320 तक। उसके बाद नासिरुद्दीन खुसरो खान ने 15 अप्रैल 7 दिसंबर 1920 ईस्वी तक। उसके बाद इनकी राजवंश खत्म हुआ तो फिर आया तुगलक वंश। तुगलक वंश में भी 9 शासक थे। पहला थे गयासुद्दीन तुगलक शाहवान जो 1320 से 1325 तक। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक। उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय 1388 से 1389 तक। फिर अबू बकर शाह 1389 से 90 तक। उसके बाद मोहम्मद शाह तृतीय 1390 से 94 तक। उसके बाद आया अलाउद्दीन सिकंदर शाह 1 जनवरी से लेकर के मार्च 1394 तक। उसके बाद 2 स्वतंत्र शासक आए नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह और नुसरत शाह। नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह 1394 से 1413 ईस्वी तक दिल्ली में और नुसरत शाह 1394 से लेकर के 1398 तक फिरोजाबाद से। उसके बाद इनकी राजवंश खत्म हुआ और सैयद वंश आया। अब सैयद वंश में 4 शासक थे। खिजर खां 1414 से 1421 तक। फिर मुबारक शाह 1421 से 1434 तक। फिर मोहम्मद शाह 1434 से 1445 तक। उसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1451 तक। बहलोल लोदी उसके बाद आया। लोदी वंश आया। लोदी वंश में 3 शासक थे। बहलोल लोदी 1451 से 1489 तक। सिकंदर लोदी 1489 से 1517 तक। उसके बाद इब्राहिम लोदी द्वितीय 1517 से 1526 तक। उसके बाद दिल्ली सल्तनत का वास्तविक स्थापना देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक स्थापना इल्तुतमिश के द्वारा किया गया माना जाता है। इनका शासनकाल था 1210 से 1236 ईस्वी तक। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत के अस्तित्व के लिए अनेक कार्य किए, जैसे चहलगानी का गठन, विरोधियों का दमन, नवीन प्रकार के सिक्कों का प्रारंभ। इल्तुतमिश ने सुल्तान आजम की उपाधि धारण की थी। यह दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक बना। आइए इसके बाद हम देखते हैं दिल्ली पर शासन करने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी
इल्तुतमिश ने शामसी व बलबन ने बलबनी वंश की स्थापना की थी। अब आते हैं गुलाम वंश। 1206 से लेकर के 1290 तक। अब गुलाम वंश में गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। 25 जून 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक किस स्थान पर किया गया था? तो लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक के पहला शासक थे गुलाम वंश का, इसी ने स्थापना किया और 1206 से इनका स्थापना हुआ लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य की राजधानी लाहौर घोषित किया। भारत में तुर्की राज की संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। कुतुबुद्दीन ऐबक ऐसे शासक थे जो कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इसने केवल मलिक और सिपह सलार का पद धारण किया। कुतुबुद्दीन ऐबक को उदारता तथा अत्यधिक दान देने के कारण इनको लाख बख्शी का उपाधि मिला। अत्यंत सुरीली आवाज में कुरान पढ़ने के कारण ऐबक को किस उपाधि से नवाजा गया है? तो कुरान खवा। भारत के प्रथम मस्जिद कुवैत उल इस्लाम की स्थापना किसके द्वारा किया गया? भारत की प्रथम मस्जिद कुवैत उल इस्लाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया। कुतुब मीनार का प्रारंभ किसने करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसके नाम पर? तो सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हो गई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण हुआ। चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण मृत्यु किसको हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कब? तो 1210 में। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र आराम शाह के अबदस्त कर गुलाम वंश का अगला शासक बनाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक का आराम शाह पुत्र था, जिसको वहाँ का शासक बनाया गया था, लेकिन उसको पद से हटा करके और वहाँ का शासक अगला कौन बना दिया गया? इल्तुतमिश को, क्योंकि उनसे राज संभल नहीं रहा था। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व किस प्रांत का सूबेदार था? तो ये सूबेदार पहले थे बदाऊं का, उसके बाद वहाँ से आकर के वो दिल्ली का शासक बन गए। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही माना जाता है। पहले बदाऊं में थे, वहाँ से क्या करके ये अपना ससुराल यानी कि इनका कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद इल्तुतमिश थे, वो वहीं के शासक बन गए आराम शाह को हटा करके। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई तथा बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त की। इल्तुतमिश ने 40 योग्य तुर्क गुलामों को मिलाकर किस दल का गठन किया? 40 योग्य तुर्क गुलामों को मिलाकर के किस दल का गठन किया? तो तुर्कान-ए-चहलगानी 40 दल मिलाकर के। इल्तुतमिश से 40 योग्य तुर्क गुलामों को मिलाकर के एक दल का गठन किया, जिसे नाम क्या है? तुर्कान-ए-चहलगानी। 40 दल इसमें थे शामिल। नासिर मुहम्मद एक शांत स्वभाव वाला व्यक्ति था। नासिर मुहम्मद जो थे एक शांत स्वभाव वाला व्यक्ति था। इतिहासकार सिराज ने इसे
दिल्ली का आदम सुल्तान कहा, आदम सुल्तान। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के पश्चात पश्चिम सीमा पर किसके शासनकाल में आया? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में ही आए थे। इल्तुतमिश ने भारत में इक्ता व्यवस्था का प्रारंभ की। इक्ता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है भूमि को लेने वाला इक्तदार कहलाता है, भूमि को लेने वाला इक्तदार कहलाता है। वर्ष 1236 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? यानी दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाले प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान 1236 में। रजिया के सुल्तान बनने के पश्चात गुलाम याकूत को किस पद पर नियुक्त किया गया? रजिया के सुल्तान बनने के पश्चात गुलाम याकूत को किस पद पर नियुक्त किया गया? तो अमीर ए आखुर। रजिया सुल्तान के विद्रोही अमीरों ने रजिया की हत्या करवा दी। किसे दिल्ली सल्तान की गद्दी पर बैठाया? रजिया को हत्या किसने करवाया? तो विद्रोही अमीरों ने, और इसके हत्या करवा करके बहराम शाह को राजगद्दी पर बैठाया गया। बहराम शाह के कार्यकाल में नायब ए मुमालिकत पद का सृजन किया गया जिसमें संपूर्ण अधिकारी निहित होते थे। इस पद पर सर्वप्रथम एतगिनी को नियुक्त किया गया। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बलबन को नायब ए मुमालिकत पद पर नियुक्त किया? दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बलबन को नायब ए मुमलिकत पद पर नियुक्त किया? तो नासिरुद्दीन मुहम्मद ने। बलबन को उलुग खां की उपाधि किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो नासिरुद्दीन मुहम्मद ने। दिल्ली का सुल्तान बनने के पश्चात तुर्कान ए चहलगानी को किसने समाप्त कर दिया? तो बलबन ने। अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह रक्त की नीति का पालन करने वाला सुल्तान कौन था? तो अपने विरोधियों के प्रति लौह और रक्त नीति का पालन करने वाला बलबन था। बलबन प्रथम सुल्तान था जिसने राजस्व की सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने राजत्व को नियामते खुदार ईश्वर द्वारा प्रदत्त तथा राजा को जल्ले इलाही ईश्वर की छाया कहा। सिजदा एवं उपबोस प्रथा को अपनाने वाले दरबार में प्रारंभ करने वाला सुल्तान कौन था? तो बलबन था। सिजदा एवं उपबोस प्रथा को अपने दरबार में प्रारंभ करने वाला सुल्तान कौन था? तो बलबन था। बलबन ने किस नाम से एक सैन्य विभाग की स्थापना की? तो बलबन ने एक अपना सैन्य विभाग का स्थापना किया था दीवान-ए-अर्ज के नाम से। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स। अब देखते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक रहा। खिलजी वंश का
स्थापना 1290 में हुआ था। इसको स्थापना करने वाला शासक था जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। गुलाम वंश के पश्चात वर्ष 1290 में खिलजी वंश की स्थापना हुई। किसके द्वारा की गई थी? तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। रक्त और लौह नीति को त्याग कर शासन के उदार नीति का अनुसरण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। रक्त और लौह नीति को त्याग कर शासन के उदार नीति का अनुसरण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। 1296 में कड़ा मानिकपुर में जलालुद्दीन की हत्या किसने कर दी? तो अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या मानिकपुर में किसने कर दी? तो 1296 में अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? तो अली गुरसफ। जलालुद्दीन के हत्या के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया? तो ये बलवन के लाल महल में। अलाउद्दीन एक साम्राज्यवादी शासक था। अलाउद्दीन एक साम्राज्यवादी शासक था। वह विश्व विजय प्राप्त करने के साथ साथ एक नए धर्म की स्थापना करना चाहता था। अलाउद्दीन एक साम्राज्यवादी शासक था जो विश्व विजय प्राप्त करने के साथ साथ नए धर्म की भी स्थापना करना चाहता था। राज्याभिषेक के पश्चात सिकंदर ए शाही या द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अपना राज्याभिषेक करने के बाद सिकंदर ए शाही या फिर द्वितीय सिकंदर, इसी को बोला गया था अलाउद्दीन खिलजी को। सुल्तान बनने के पश्चात अलाउद्दीन ने प्रथम आक्रमण किस शासक पर किया? तो रायकर्ण गुजरात का शासक। अलाउद्दीन का सेनापति अलाउद्दीन का सेनापति मलिक काफूर गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां द्वारा 1000 दिनार में खरीदा गया था। नुसरत खां द्वारा 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए उसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था। अलाउद्दीन का सेनापति मलिक काफूर गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां द्वारा 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था। वर्ष 1303 में अलाउद्दीन के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तो उस समय वहाँ का शासक कौन था चित्तौड़ का? तो राणा रतन सिंह। विंध्याचल पर्वत श्रेणी को पार कर दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला दिल्ली का सल्तनत कौन था? तो प्रथम सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान का सेनापति कौन था? तो मलिक काफूर। दक्षिण अभियान का सेनापति मलिक काफूर था, जो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और इधर छत्तीसगढ़ क्या बोलते हैं, बंगाल की तरफ, उस तरफ पूरा गया था। तेलंगाना वारंगल के शासक प्रताप रुद्र देव द्वितीय ने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया था, जिसे मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को भेंट दिया था। तेलंगाना का वारंगल, तेलंगाना उसमें कर्नाटक में ही आता था, आंध्र प्रदेश में ही आता था, तो वहाँ के शासक था प्रताप रुद्र देव ने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट दिया था, जिसे मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को भेंट दे दिया था। ये पूछता है कोहिनूर हीरा जो था किसने भेंट दिया था?
तो प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने, प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने तेलंगाना का शासक था। किसे दिया? तो मलिक काफूर को। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत अभियान। राज देवगिरी, यहाँ का शासक था रामचंद्र देव। अभियान का नेतृत्व मलिक काफूर ने किया 1307 में। वारंगल, वारंगल में प्रताप रुद्रदेव ने, मलिक काफूर इस तरह अभियान किया था 1309 में। द्वार समुद्र, द्वार समुद्र वीर बलाल द्वितीय, वीर बलाल तृतीय, मलिक काफूर इस तरफ से नेतृत्व किया 1310 में। पांडे, पांडे वीर पांडे, मलिक काफूर इस तरफ से 1311 में। यानी पहला किया था दक्षिण भारत में देवगिरी, जहाँ का शासक रामचंद्र देव थे। दूसरा किया था वारंगल, यहाँ के शासक थे प्रताप रुद्रदेव। तृतीय किया था द्वार समुद्र, वीर बलाल तृतीय। और चौथा पांडे, जहाँ वीर पांडे शासक थे। और इस तरफ से अभियान किया था मलिक काफूर। मलिक काफूर द्वारा सर्वप्रथम दक्षिण भारत राज्य पर आक्रमण किया गया। किस नगर पे? तो देवगिरी पे। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सुल्तान था जिसने नगद वेतन के साथ अस्थायी सेना का संगठन किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। नगद वेतन दिया था और अस्थायी सेना भी रखा था। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन द्वारा सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कौन सा योजना अपनाई गई थी? अलाउद्दीन द्वारा सेना में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कौन सा योजना अपनाई गई थी? तो घोड़ा को दागने की प्रथा तथा हुलिया प्रथा। भ्रष्टाचार रोकने के लिए घोड़ा के दागने की प्रथा तथा हुलिया प्रथा अपनाई गई थी। चराई कर तथा गृह कर, घरी चरी कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। यानी चारा पे भी कर लगाया था और घर पे भी कर लगा दिया था। प्रथम शासक था ये अलाउद्दीन खिलजी। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। मंगोल का सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्वयं का खलीफा घोषित किया? मुबारक शाह खिलजी। स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला पहला सुल्तान था मुबारक शाह खिलजी। घोड़े के नाल के आकार की मुहराब का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया? घोड़े के नाल के आकार के मुहराब का प्रयोग सर्वप्रथम अलाई दरवाजा यानी दिल्ली में। अलाउद्दीन द्वारा सैनिकों को सस्ते मूल्यों पर वस्तुओं को प्रदान करने के लिए बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई गई। अलाउद्दीन द्वारा सैनिकों को सस्ते मूल्य पर वस्तुओं को प्रदान करने के लिए बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई गई। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण अधिकारी विभाग था बरीद ए मंडी, इसका अधिकारी बाजार निरीक्षक था। दूसरा विभाग था साहना ए मंडी, इसका अधिकारी था बाजार अधीक्षक। तीसरा दीवान ए रियासत, बाजार नियंत्रक। मनहयान, इसका गुप्तचर। पद्मावत मोहम्मद जायसी के अनुसार अलाउद्दीन ने रानी पद्मनी की सुंदरता से प्रभावित होकर चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक। 1320 से 1414 ईस्वी तक। 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक, गाजी मलिक। 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी?
गयासुद्दीन मुहम्मद तुगलक, गाजी मलिक। सल्तनत काल में नहरों का निर्माण तथा डाक व्यवस्था का आरंभ करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये था गयासुद्दीन। गयासुद्दीन जो शासक थे, इसने नहरों का निर्माण किया अपने शासनकाल में और डाक व्यवस्था का भी आरंभ किया। किस सूफी संत के द्वारा गयासुद्दीन तुगलक के संबंध अच्छे नहीं थे? तो ये नियामुद्दीन औलिया थे, इनके साथ संबंध इनका नहीं बैठता था। बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने आदेश दिया था कि उसके दिल्ली पहुंचने से पहले ही औलिया दिल्ली छोड़ दे। इसी संदर्भ में निजामुद्दीन औलिया ने सुल्तान के विषय में कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, हनूज दिल्ली दूर अस्ता। दिल्ली अभी दूर है किसने बोला? तो निजामुद्दीन औलिया। और गयासुद्दीन ने क्या बोला था? तो गयासुद्दीन बोला था कि दिल्ली पहुंचने से पहले औलिया दिल्ली छोड़ दे, गयासुद्दीन ने बोला था। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान कौन था? तो मुहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान था मुहम्मद बिन तुगलक। मुहम्मद बिन तुगलक के प्रमुख कार्य थे योजना, राजधानी परिवर्तन 1326 से 27 में। विशेषता, तुगलक ने देवगिरी का नाम दौलताबाद रखकर उसे सल्तनत की राजधानी बनाया। यह योजना असफल रही। 1335 ईस्वी पूर्व दिल्ली की राजधानी बनाया गया। दोआब में कर वृद्धि, यह योजना भी असफल रही क्योंकि 1327 से 28 उस समय वहां अकाल पड़ जाने के कारण जनता कर नहीं दे सकी। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1330 में। चांदी की कमी का सामना करने के लिए सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, किंतु नियंत्रण के अभाव में यह योजना भी असफल रहा। खुरासान का अभियान 36 से 37। खुरासान पर विजय प्राप्ति के लिए तुगलक ने 3,70,000 सैनिकों का गठन करके उन्हें 1 वर्ष का अग्रिम वेतन प्रदान किया था। कराचील अभियान 1337 से 38। तुगलक ने सुल्तान मलिक के नेतृत्व में 1,00,000 सैनिकों को भेजा, किंतु मौसमी दशा खराब होने के कारण यह योजना भी असफल रहा। कृषि के विकास हेतु अमीर-ए-कोही नामक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा आरंभ किया गया था? तो मुहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? सांकेतिक मुद्रा का था मुहम्मद बिन तुगलक के काल। मोरक्को निवासी इब्न बतूता ने किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मुहम्मद बिन तुगलक के काल में। रेहेला नामक पुस्तक का रचनाकार कौन था? तो इब्न बतूता। मुहम्मद बिन तुगलक के काल में सल्तनत ने विद्रोह कर 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर तथा 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। होली के त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो मुहम्मद बिन तुगलक। किस जैन संत के साथ मुहम्मद बिन तुगलक के संबंध घनिष्ठ थे? जैन संत जिनप्रभा सूरी। मुहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के दौरान हो गई? तो सिंध अभियान के दौरान 1351 में मुहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई।
सर्वप्रथम लोक नृत्य विभाग की स्थापना किसके शासनकाल में किया गया? तो फिरोज शाह तुगलक। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ किस शासक के द्वारा दिल्ली लाए गए थे? तो फिरोज शाह तुगलक के शासन के। सबसे अधिक गुलाम किस सुल्तान के दरबार में थे? तो फिरोज शाह तुगलक। ब्राह्मणों पर रजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम कौन थे? तो ये फिरोज शाह तुगलक थे। हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह के काल में स्थापित विभाग दीवान ए वदगान दासों की देख रेख के लिए दीवान ए वदगान था। दीवान ए इस्तिहाक पेंशन देने के लिए दीवान ए खैराज असहाय लोगों के मदद के लिए। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नासुरुद्दीन मुहम्मद। नासुरुद्दीन मुहम्मद के शासन काल में मध्य एशिया के महान सेनानायक तैमूर ने वर्ष 1398 में भारत पर आक्रमण किया। अब आते हैं सैयद वंश। सैयद वंश 1414 से 1451 तक और लोदी वंश 1451 से 1426 तक। 1414 ईस्वी में दौलत खां को पराजित कर खिज्र खां ने किस वंश की स्थापना की? तो सैयद वंश। रैयत ए आला की उपाधि धारण करने वाला सैयद वंश का शासक कौन था? तो खिज्र खां। सल्तनत काल में शासन करने वाले एकमात्र शिया कौन था? तो सैयद वंश। सैयद वंश का सबसे योग्य शासक मुबारक शाह था। इसने तारीख ए मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंद को संरक्षण प्रदान किया। दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान राज्य के रूप में लोदी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो बहलोल लोदी द्वारा। लोदी वंश के शासक थे। सुल्तान था बहलोल लोदी 1451 से 1489 तक। उसके बाद सिकंदर लोदी ने 1489 से 1517 तक। उसके बाद इब्राहिम लोदी ने 1517 से 1526 तक। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से किसने सर्वाधिक समय तक शासन किया? तो बहलोल लोदी ने 38 वर्ष तक किया था, सबसे ज़्यादा 38 वर्ष। किस सुल्तान के बारे में अब्दुल्लाह ने अपनी पुस्तक तारीख ए दाऊदी में लिखा? जब वह अपने सरदारों के साथ मिला था तो वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठा था। बहलोल लोदी के बारे में। किस सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया? तो सिकंदर लोदी ने आगरा को राजधानी बनाया था। सिकंदर लोदी ने भूमि की माप के लिए किस पैमाने का प्रारंभ करवाया था? तो गाजे सिकंदरी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला लोदी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने मुसलमानों में प्रचलित अनेक कुप्रथा मुहर्रम पर ताजिया निकालना, महिलाओं को पीरों की मजदूरों पर जाने या उनकी याद में जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगाया था। सिकंदर लोदी जो था मुसलमान में प्रचलित अनेक कुप्रथाओं को दूर किया था। जैसे में
मुहर्रम पर ताजिया निकालना, महिलाओं को पीरों की मज़ारों पर जाने तथा या उनकी याद में जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था। फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 नगरों की स्थापना किया, जिसमें फतेहाबाद, हिसार, जैनपुर तथा फिरोजाबाद शामिल है। सल्तनतकालीन वंश। मुगल वंश 1206 से 1290 तक 84 शासनकाल और संस्थापक एवक थे। 84 वर्ष तक चला। खिलजी वंश ये 1290 से 1220 तक 1320 तक 30 वर्ष तक इसका संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक 94 वर्ष तक शासन चला। इसका गयासुद्दीन तुगलक थे संस्थापक। सैयद वंश का संस्थापक थे 1414 से 1450 तक चला, 37 वर्ष तक। इसका संस्थापक थे खिजर खां। लोधी वंश का संस्थापक थे बहलोल लोधी, 76 वर्ष तक चला, 1451 से 1526 तक। दिल्ली सल्तनत के वंशों में सर्वाधिक शासनकाल मुगलों का तथा न्यूनतम शासनकाल खिलजी वंश का। भारतीय संगीतकार। भारतीय संगीतों पर प्रथम फारसी ग्रंथ लज़्ज़त-ए-सिकंदर शाही की रचना किसके कार्यकाल में की गई? तो सिकंदर लोदी के। सिकंदर लोदी किस नाम से कविताएं लिखा करता था? तो गुलरुखी। लोदी वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो इब्राहिम लोदी। वर्ष 1518 में लड़े गए खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने पराजित किया था? महाराणा सांगा ने। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया? तो इब्राहिम लोदी को। किस सुल्तान के मृत्यु के पश्चात भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई? इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो रणभूमि युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ। भारत में पोलो खेलने के प्रचलन किस शासक ने किया? तो तुर्कों ने। सल्तनत काल में दस्तार बंदान किसे कहा जाता है? उलेमा को। सुल्तान काल में दस्तार बंदान किसे कहा जाता था? तो उलेमा को। किस भारतीय ने संगीत यंत्र तबला तथा सितार का प्रचलन किया? तो अमीर खुसरो। हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो को। यह हो गया पूरा वंश, दिल्ली सल्तनत खत्म।